कि 6 दिसंबर 1992 को क्या होगा। तो आगे चलकर जो कर सेवा प्रोग्राम था इसको रोकने की बात की गई। तो कल्याण सिंह यूपी के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और यूपी विधानसभा में गारंटी दी कि खाली कर सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ये भी चीज ऐड करी कि ऐसे टाइम पे अगर हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और उल्टा होने चाहिए। अब ये सारी चीजें करने के बाद कल्याण सिंह ने क्या किया, उन्होंने राइटिंग में सिक्योरिटी को बोला कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवा के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स लगा रही थी मंदिर के आसपास जो उनके हिसाब से चले। सरकार का ये प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगे जो उनके कहने के अनुसार चल सके। 1 दिसंबर 1992 से पूरे देश से कर सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। 1.5 लाख से भी ज्यादा कर सेवक पहुंच गए थे और पूरी अयोध्या जो थी वो छावनी की तरह बदल गई थी। और एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी स्टेज वगैरह बना दिया गया था, उसमें नेता लोग आके भाषण दे रहे थे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उन्होंने भाषण में कहा कि विवादित एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पे बैठने के लिए संकल्प किया जा सकता है। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी भी बोलते हैं कि बलिदान देना होगा, सरकार की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे। बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल सबके नेता पहुंच गए थे, इनके भाषण भड़काऊ हो सकते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको रोका गया था। जैसे उमा भारती, तो उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके और वो भी उनका एक तरफ साइड में जो पंडाल लगे हुए थे, स्टेज लगे हुए थे, वहाँ पे भाषण चल रहे थे। कर सेवक भी जो थे वो चुपचाप अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन जैसे 11:30 बजते हैं तो जितने भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता, फिर 3:30 होते होते दूसरा पार्ट गिरा दिया जाता और फिर 4:49 PM पे एक ह्यूमन चेन बना के लकड़ी का एक पुल दिया और उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की जो मूर्ति जो था वहाँ पे रखी और टेंट से मंदिर बना। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 पे यूपी के सीएम ने गारंटी नहीं दी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं। और जो लोकल पुलिस थी वो खुद FIR करती है, 2 FIR की जाती है, एक लीडर के खिलाफ और एक जो पूरी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई उसके। अब इंसिडेंट तो हो जाता है लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी के स्टेट, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया की बाहर भी ये बात पहुंचती है और पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है, बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज जो थी वो भी विरोध करने लगती है और उस मुद्दे को यूएन में ले जाने की बात है। इस इंसिडेंट के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेकर, अब उसके साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था, टोटल 2 केस हो गए। अब ये सारी चीजें हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके लिए इंक्वायरी दर्ज की और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है, अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। पूरी जांच होने के बाद उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि प्लान तरीके से किया गया। इसमें कई सारे बीएचपी और बीजेपी के लीडर का नाम था, कई सारे उनका नाम था, लेकिन 2020 आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता। इस इंसिडेंट के बाद आरएसएस और बीएचपी पर बैन भी लगता है और बीजेपी भी जिन जिन स्टेट में सरकार बनेगी उसमें उसको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर आगे चल के जो बैन था अब 6 दिसंबर 1992 में ये सारी चीजें हुई थी। इसको लेके पूरे इंडिया में एक अनरेस्ट था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है और इसके अगले महीने 25 जनवरी 1993 को एक एक्ट लेके आती है, अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। क्या होता है, पूरा एरिया आप देख लो 67.7 एकड़, इसमें से 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड एरिया होता है। इस 2.77 एकड़ में भी 0.3 एकड़ जो है एक्चुअली डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है जहाँ तो 1.77 एकड़ के एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया
सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। और जब ये एरिया अपने अंडर में लिया तो उसमें दुकानें, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारे घर वगैरह लगे। जैसे अतिक्रमण होता है, जब हाई वगैरह पास होता है तो उनको गवर्नमेंट रेट के पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही किया गया। तो ये जगह थी पूरी तरीके से खाली करा दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को अपने पास ही ले ली। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बीएचपी और वक्फ बोर्ड इस एरिया के अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। वो विवादित एरिया जो था उसके आसपास की जमीनें खरीद के अपने नाम कर रहे थे और लोग डोनेशन देके इसमें हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद ये पूरा एरिया ग्रीन वाला है, गवर्नमेंट के पास आ जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट एरिया था, इसको कोर्ट को फैसला लेना था, कोर्ट जिसको बोलती है ये पर्टिकुलर एरिया उसको मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक ही लॉ है कि जितने भी केस चल रहे थे इस विवादित ढांचे से रिलेटेड इन सबको रद्द कर देती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए थे। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत सारे केस सरकार में जितने भी केस रद्द किए गए थे उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। तो जहाँ पे सारे लोग पहले खड़े थे वहीं पे आके दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद ये था कि इसका जो फैसला है वो होना कोर्ट से ही है। तो 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जाती है कि आप जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाने लगता है। तो 12 मार्च 2003 को एएसआई की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले जीपीआर सर्वे किया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग डेटा। इसमें बिना कोई डेटा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो भेजी जाती है। तो उससे पता चलता है जमीन में कुछ है कि नहीं और उसके हिसाब से खुदाई होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से सर्वे स्टार्ट होते तो सारी जमीन खोद दी जाती है। तो पहले जीपीआर सर्वे किया गया था। उसके बाद जहाँ जहाँ इमेजेस आई थी वहाँ पे 6 महीने तक खुदाई चलती है। जितने टाइम सर्वे अभी क्लियर इंस्ट्रक्शन रहता है कि जीपीआर में भले कुछ भी है लेकिन किसी भी कीमत पे गर्भगृह वाला जो एरिया है वहाँ पे रामलला जिससे ये लगता है कि पहले यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर है। और तीसरी चीज ऐसा ये बोलती है कि हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो राम मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई कि नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को खाली जमीन पे नहीं बनाया। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं पे विवादित जमीन जो थी वहीं लश्कर तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। फिर 7 जुलाई 2005 को टेम्परेरी मंदिर बनाया था उस पर ये लोग अटैक करने का ट्राई करते हैं। इसमें सीढ़ी की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सीआरपीएफ इन 5 आतंकियों को मार देती है। अब इसके बाद 2010 में ये सारे प्रूफ देखे जाते हैं, दोनों ग्रुप अपनी अपनी जमीनें देते हैं और 2010 में हाईकोर्ट सारी चीजें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। कहता है कि हाँ उस जगह पर दूसरी चीज हाईकोर्ट 2.77 जो डिस्ट्रिक्ट लैंड था उसको 3 पार्ट में बांट देती है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि यानी कोई राम भगवान को दिया जाता है। दूसरे हिस्से में रामचंद्र और जो सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी वक्त लोगों को दिया। अभी डिसीजन तो आया था लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में सुप्रीम कोर्ट चली। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरू में 6 साल तो उसमें सुनवाई नहीं की जाती है। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है। इसमें 5 जज Airdrop has been delivered. ये कहता है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है सही नहीं है तो वो इसको स्टे लगा देगा और फिर सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देख के अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 चीजों पर बेस्ड था। पहला एएसआई की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट मानी जिसमें यह निकल के आया था कि मस्जिद से पहले वहाँ पे नॉन इस्लामिक था। तो इससे सुप्रीम कोर्ट का जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी वो वीक हो गया। दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स जो शुरू में डिस्कस किए थे अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ट्रैवल नोट्स बनाए थे। उन्होंने कोर्ट के अंदर एक रिटर्न कोर्ट की तरह उन्होंने काम किया जिसमें किस तरीके से पूजा होती थी, राम के बारे में क्या क्या बात होती थी, वो सारी चीजें थी। तीसरा था एडवर्स पोजेशन, हिंदुओं ने विवादित जो जगह थी वो पूजा करना रोका ही और कोर्ट के अंदर पोजेशन जो होता है वो क्यों होता है। अगर मिट्टी की पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पूजाने की पूजा की लेकिन पूजा को रोका नहीं। और वही दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो ईयर 1934 हो या फिर 1949 के बाद से वो वहाँ को नमाज पढ़ने गए। चौथी चीज थी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस परम हंसराज से कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि सेंटर एरिया जहाँ पे आप कहेंगे राम तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट में या फिर कुछ हाथ राइट में वहाँ पे जन्म हुआ। तो वो कहते हैं कि इन्हें कम्युनिटी की जरूरत नहीं। The safe zone is collapsing. हेलो
The airdrop is coming. The revived flight will arrive. Airdrop has been completed. Engaging zombies. આજે વસ્તુ રિપોર્ટ હતું ચેક તો પડે તમે આવો તમે આવી The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. एग्जैक्ट जो मस्जिद की उसका जो सेंटर जोन है उसके अंदर जब जो है वहाँ पे आने वाला एग्जैक्ट वही है और जो एक पसंद है तो जितनी जुलाई है वो भी अपनी बात से गिरा तो ये सारी चीजें देख के 9 नवंबर 2019 को फैसला आता है 2.77 लाख पूरा का पूरा रामलला राजमान यानी कि राम भगवान को देगा ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्त बोर्ड को देगा पूरा का पूरा रामलला राजमान को एक तरह से राम भगवान को जमीन दे दी Changing back, overhead. Flight will arrive. डिस्ट्रिक्ट लैंड होता है उससे 25 किलोमीटर दूर एक धार्मिक जो विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे दे दी जाती है निर्मोही अखाड़ा जो इतने सालों से केस लगा था उसको कुछ नहीं मिलता है अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि रामलला विराजमान है इनको पूरा एरिया मिल गया लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है वो कौन कराएगा तो इसके लिए 2.77 एकड़ एरिया है सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं पूरे 67.7 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूँ तो इस 2.77 एकड़ डिस्ट्रिक्ट लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ जिसमें ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रहना है तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर गवर्नमेंट के जो अपॉइंटेड होते हैं ये सब तो अभी वहाँ पे जितना भी काम देखा जाए वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है और जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है जिसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा जैसे श्रद्धालु भक्तों को फैसिलिटेट किया जाता है ठीक वैसे किया जाएगा अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज और होगी तो उसमें हमेशा एक ऑथर होता है यानी कि जिसने सारे जजेस के एस्पेक्ट्स और ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखाया लेकिन राम मंदिर जजमेंट में ऑथर का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं किया अगर आप जजमेंट के आखिर में देखोगे एक एडेंडम है जिसका फॉर्म भी अलग है जिसमें 5 में से एक जन है मेजॉरिटी डिसीजन को मानते हुए अपनी एकदम अलग रीजनिंग जिसे न्यूयॉर्क भाषा में कॉन्क्रीट जजमेंट है और उसमें ये लिखा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीव्स के हिसाब से अभी करंट की बात करें तो 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था और आज 2024 में यानी कि इसी 22 जनवरी को यहाँ पे रामलला विराजमान फिलहाल अभी टोटल 3 फ्लोर में से ग्राउंड फ्लोर रेडी पर है बाकी सेकंड फ्लोर जो है जो थर्ड फ्लोर है अभी उस पर काम चल रहा है कहा जा रहा है कि ये पूरा मंदिर है दिसंबर 2024 में पूरा हो जाए
Cover me. Reloading. The airdrop is coming. Friendly canine unit incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered.